एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है साथियों। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श और रोज 8:30 बजे हम मिलते हैं प्राइम टाइम विचार विमर्श में। 8:30 या 8:35 को हम अक्सर शुरुआत करते हैं इस लाइव कार्यक्रम को। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको पता है कि हम मूल्यवासी बहुजन समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि मूल्यवासी बहुजन समाज से ऐसे मुद्दे हम चर्चा में लाएं जिससे समाज जीवन में कार्यकर्ताओं को एक मदद हो चर्चा के लिए, या जो रोजमर्रा के जीवन में जो कुछ सवाल उभर कर आते हैं उन सवालों का जवाब हमारे पास हो, या उसके ऊपर हमारी एक कॉमन ओपिनियन बने। इस प्रकार की हमारी ये कोशिश होती है इन चर्चाओं के पीछे। आज भी ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के काल में जो पूरे देश भर में राष्ट्रीय आपदा आई है और उसके वजह से जो अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगा है, और बताया गया कि अभी जो दूसरी लहर आई उसके बाद अभी तीसरी लहर की शुरुआत होगी। ऐसे काफी सारी चीजें आती रहती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं, अखबारों में बहुत सारी उल्टी सीधी खबरें आती रहती हैं। इवन आपके वैक्सीन को लेकर काफी सारी बातें उभर कर आते हैं। तो ऐसे समय में बहुत सारा एक संभ्रम निर्माण होता है। तो इसीलिए आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ वर्तमान प्रासंगिक जो मुद्दा है कोरोना महामारी को लेकर के, उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विषय को बताएंगे और आज के हमारे जो पैनलिस्ट है उनका भी परिचय हम करके देंगे। उसके पहले आप सभी से हमारी गुजारिश है, जो साथी जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो की लिंक को आप अपनी खुद की टाइमलाइन पर इसको शेयर कीजिए, अपने अकाउंट पर इसको शेयर कीजिए, वहां से आप इसको देखिए। ऐसे करने से आपके जो मित्र आपके खुद के अकाउंट के साथ जुड़े हुए हैं वो उन तक ये लिंक पहुंच जाएगी और वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए इस लिंक को अपनी खुद की टाइमलाइन पर शेयर करना बहुत आवश्यक है। अगर आप फेसबुक पर विभिन्न ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो यूट्यूब के ठीक किसी वीडियो के नीचे जो शेयर बटन का ऑप्शन है, वहां से आप व्हाट्सएप में विभिन्न ग्रुप में इसको आप शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ इसको साझा कर सकते हैं। उनको भी आप जोड़िएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और साथियों, अगर आपके घर पे टीवी इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, आप अगर इसको जोड़ सकते हैं इंटरनेट के साथ, तो टीवी पर भी आप इंटरनेट के जरिए यूट्यूब पर या फेसबुक पर ये कार्यक्रम हमारा लाइव देख सकते हैं। ये लाइव कार्यक्रम है और कार्यक्रम के दौरान हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सवाल भी पूछ सकते हैं आज को विषय को लेकर के। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। सवाल और आपके विचारों के साथ आपका नाम, जिला और राज्य का नाम अवश्य आप लिखते जाइए, ताकि हमें सवालों को चुनने की हमें सहूलियत मिलेगी, सुविधा मिलेगी। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी, उनसे रिक्वेस्ट पुनः एक बार करेंगे कि आपके आने की आप दस्तक दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अभिवादन लिखिए। बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। आज के इस विषय के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज का विषय है कोविड महामारी के कारण उत्पन्न मानसिक समस्याएं, भ्रांतियां एवं समाधान। विषय को पुनः एक बार देखिए। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न मानसिक समस्याएं, भ्रांतियां एवं समाधान। इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी मूल्यवासी इंजीनियर उमेश चंद्र गोंड सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मूल्यवासी संघ से। मूल्यवासी डॉक्टर राजेश रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं जौनपुर से। मूल्यवासी डॉक्टर संजय कुमार नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट करवी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, इनके साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। पुनः एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट, इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए विभिन्न ग्रुप में। फेसबुक से देख रहे हैं तो टाइमलाइन पर इसको शेयर कीजिए और व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर, जो भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं वहां से अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए। तो चर्चा को शुरुआत करते हैं। मैं अपने आज के वक्ताओं को आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय कुमार जी आपका, और चंद्रकोण सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम जय मूल्यवासी इस लाइव कार्यक्रम में। जैसे कि संजय सर से शुरुआत करेंगे चर्चा को, संजय कुमार नायक जी से, कि ये जो चर्चा अभी चल रही है कोविड-19 के बारे में, काफी सारे संभ्रम होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डर भी है, बहुत सारे लोगों को
ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जिनको इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। दोनों तरफ के लोग समाज जीवन में होते हैं। या अभी पता चला है कि इसके ऊपर अभी तक दवाई नहीं मिल पा रही है। कौन सी दवाई लेना है इसके बारे में भी डॉक्टरों में काफी सारी संभ्रम है, या फिर अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। तो मैं आपसे इससे शुरुआत करूंगा कि ये कोविड जो 19 है, ये बताया जाता है कि ये साधारण बुखार खांसी जुकाम जैसा ही है। कोई बोलते हैं ये उससे थोड़ा सा अलग है, कोई बोलते हैं ये बहुत ही घातक है, कोई बोलते हैं कि ये उतना घातक नहीं है। तो ये सारी चीजें, और अभी तक दवाई भी उसकी नहीं आई है। तो इसका इलाज कैसे करता है, क्या है ये कोविड-19 और इलाज, इसको संक्षिप्त में शुरुआत में आपसे समझना चाहेंगे ताकि हमारे जो दर्शक है उनको भी थोड़ी इसकी एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाए। जी डॉक्टर संजय। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद प्रदीप जी। मैं ये बतलाना चाहूँगा कि कोविड-19 जो 2019 में प्रारंभ हुई चीन से लेकर के, और धीरे-धीरे पूरे विश्व में अपना ये पैर पसारता है। लोग एक दूसरे के संपर्क में जैसे-जैसे आते गए, तो कहीं न कहीं हमारे ड्रॉपलेट्स जो है के संपर्क में जैसे-जैसे आए हैं, श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में गए हैं, और यह महामारी का दायरा जो है फैलता गया। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो इस महामारी के बारे में बहुत विशेष जानकारी किसी को थी नहीं। पूरे विश्व भर में देखें तो इसकी जांच सीमित थी। लेकिन कोविड संक्रमण या कोई नया इसी तरह के सॉर्स संक्रमण एक बार 2002 में भी आई थी, और उसी जेनेटिक से थोड़ा बदला हुआ रूप के रूप में कोविड-19 आई, और 2020 में तेजी से फैला। और सबसे बड़ी जो इसकी विडंबना थी कि इसके जो जेनेटिक कोडिंग थे, इनका कोई तोड़ जो है विश्व में किसी के पास उपलब्ध नहीं था, और इसके कारण लोगों के मन में बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न हुई। लोगों को इसका जो है एक प्रकार से जो दैनिक जीवन है वह भी काफी अधिक प्रभावित हुआ, और लोग कई प्रकार के जो है अनावश्यक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को जब पढ़ते गए, न्यूज में, अखबारों में माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोगों में एक अजीब सा जो है एक पैनिक, जिसको हम लोग कहते हैं कि पैनिक जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों को यह लग गया कि इस वायरस के प्रभावित में होने से लोग जो है बच नहीं पाएंगे। जो प्रारंभिक और फोबिया धीरे धीरे उसके अंदर इतना ज्यादा विकसित हो गया कि लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए घरों में दुबक गए। सरकारें भी जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति लगाई, जिससे कि लोग जो है अपने आप को सुरक्षित रख सके। यद्यपि लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया के कारण कितनी प्रभाव पड़ा दैनिक जनजीवन पर, आम लोगों पर, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ यह जानना चाहिए कि कोई भी महामारी जब हमारे सामने उपस्थित होती है, तो प्रारंभिक समय में जब तक हम उसका जेनेटिक कोडिंग क्या है, उसका म्यूटेंट किस प्रकार से चलता है, और इसको खत्म करने की जो औषधियां होती है, जो क्रियाएं होती हैं, जब तक हम इनके बारे में वैज्ञानिक शोध से कुछ निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक उससे बचाव करना ही एकमात्र उपाय होता है। और ऐसी स्थिति में विश्व के विभिन्न देशों में जो भी उपाय अपनाए गए, हम लोगों ने, सभी लोगों ने देखा कि सैनिटाइज करना, लोगों को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना, घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकलना, बहुत सारे ऐसे जो है उपाय सुझाए गए जिससे कि अपने आप को बचाए रखे। लेकिन जैसे जैसे यह देखा गया कि जिस रफ्तार से यह बढ़ रही है, उस रफ्तार से जो है बीमारी के कारण लोग काल कवलित नहीं हो रहे हैं, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, बशर्ते उस समय में जो स्थिति थी कि कुछ लोग जो है इससे ज्यादा प्रभावित हुए और कुछ लोग जो है स्वतः ठीक होते गए। तो जैसे जैसे परिस्थितियां आगे आई, लोग स्वतः ठीक हुए, और इसका उपचार भी जब होने लगा, उपचार की इंदर से कि जो है उस समय में तात्कालिक राहत के लिए जो भी उपाय अपनाए जा सकते थे, तो उससे काफी मात्रा में लोग ठीक होने लगे। और
पहला लहर इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते जब हम लोगों ने देखा कि दिसंबर के आसपास में जो है ऐसी स्थिति लगने लगी थी कि अब कोरोना को हम लोगों ने जो है हरा दिया है, जी अब जी समाप्त हो गई। एक ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जी। और सभी जगह सामान्य जनजीवन लोग जीने लगे। उसी समय जो है दूसरा लहर एक प्रकार से जो है इसका म्यूटेंट चेंज होकर के जब आया, तो म्यूटेंट चेंज होकर के आने के बाद जो है लोग दूसरे म्यूटेंट के बारे में बहुत ज्यादा पहले से तैयारी नहीं थी, ना कोई सरकार तैयारी थी, ना ही किसी प्रकार का जी ऐसी जी आशंका पहले से लोग सोच। ठीक है, जी परिणाम क्या नायक हुआ सर। कि जी। जब अचानक से, हाँ, जी, उस बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या उसका सरकार की प्रभाव तैयारियां बहुत। रही। आगे आगे मैं आपसे उस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या भूमिका रही है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार सर जुड़े हुए हैं, राजेश कुमार रावत जी। राजेश कुमार रावत जी से कुछ बातें हम जान लेते हैं, फिर आगे पुनः मैं आपकी तरफ आऊंगा। राजेश कुमार रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस लाइव कार्यक्रम में। आपसे हम यही इसी मुद्दे पर कुछ जानना चाहते हैं कि ये जो कोविड-19 है उसके बारे में काफी चर्चा अभी तक हुई है। बहुत सारे लोग इसके बारे में कुछ बातें उनके इसमें संभ्रम है, कुछ बातें भय की बातें हैं। लेकिन ये जो भय या संभ्रम जो दिखाई देता है कोविड-19 के बारे में, इसमें बहुत ज्यादा जो है ये जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, टीवी मीडिया है, अखबार है और साथ ही साथ सोशल मीडिया, इसके माध्यम इसके द्वारा बहुत सारा जागरूकता के नाम पर एक भय भी निर्माण हुआ, भ्रम भी निर्माण हुआ, तरह तरह की बातें इसके बारे में आती गई और लोगों को बहुत सारी मतलब गलत फहमियां हुई। कौन सी दवाई ले, कोई किसी ने कहा कि ये दवाई लीजिए, किसी ने कहा वो दवाई लीजिए, बहुत सारी ऐसी बातें हुई। तो क्यों ऐसा भ्रम फैलाया गया, क्या फैलाया गया, और ये जो बीमारी है, जो संक्रमण है, ये क्या आम बुखार खांसी जुकाम से क्या अलग है? पहले पहले आप सभी जी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग। हम शुरुआत करते हैं कोविड-19 बीमारी से। हम बचाव के तौर पे बाद में आएंगे, क्योंकि ये बीमारी नहीं थी। हर किसी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मरीज हो, चाहे हेल्थ केयर वर्कर हो या सरकार के बचाव के परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करें। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जी 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 जी। तो ये बीमारी से लेके शुरुआत से समझने से डॉक्टर के लिए भी एक नई चीज थी, तो लिहाजा बचाव के तरीके एक सीमित थे। इलाज के तरीके तो हम बाद में बात करेंगे। तो इस वजह से नंबर ऑफ केसेस तो बढ़े ही, चाहे आपका फर्स्ट फेज रहा हो, चाहे ये सेकेंड वेव आई हो, दोनों के दौरान नंबर ऑफ केसेस तो बढ़े। अब बात आती है सरकार की सुविधाओं की। तो सरकार को चूंकि उन सब चीज़ों से बहुत विज्ञ नहीं थे वो, तो अब इसके बाद जो बात आती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। ठीक है, बीमारी नहीं थी, लेकिन बचाव के तरीके जो एक स्टैंडर्ड होते हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से हर बीमारी फॉलो की जाती है। आज की तारीख में कोविड है, कल को 10 साल बाद एक नई बीमारी आ जाती है, जिसका हम नाम नहीं देते, एक कोई बीमारी आती है। बचाव के तरीके करीब करीब वही होते हैं, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड जो मेथोडोलॉजी होती है। तो इस हिसाब से बचाव के तरीके अपनाए गए। अब बात करते हैं, इस वजह से थोड़े से केसेस तो बढ़े हैं। अब आते हैं इन सब चीज़ों का मानसिक जो एक प्रभाव पड़ा, एक मनोविज्ञान के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, हम उसकी बात करिए कि मरीज ही है। जैसे मरीज के ऊपर आपने, हम लोग सामाजिक एक भारतीय परिवेश में जिसमें हम लोग रहते हैं, पारिवारिक हम लोग सबके बीच में रहते हैं। मरीज को आपने कह दिया साहब आपको 10 दिन तो है, आइसोलेशन में रहते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक मरीज के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव होता है। चलिए मरीज की बात करते हैं। अब आते हैं आय के संसाधनों पर, ये व्यक्तिगत में बात कर रहा हूँ। आय के संसाधनों पर एक कहीं ना कहीं कि वो भी एक मेंटल स्ट्रेस, मानसिक दबाव की स्थिति। अब आते हैं उसका फाइनेंशियल स्ट्रेस, घर से काम करने की स्थिति, वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। अब आते हैं इन सारी चीज़ों के लिए सोशल इम्पैक्ट आते हैं। जैसे कि आपने टीवी खोला, देखा फला बीमारी से मचा हाहाकार, फला बीमारी आपकी इस तरीके से कोई इलाज नहीं, तो आप न्यूज़ से लेके, व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन से लेके, पेपर से लेके, सराउंडिंग से लेके, आस पड़ोस से लेके, अस्पतालों की स्थिति परिस्थिति से लेके कहीं ना कहीं एक
24 घंटे आपको नेगेटिव इमेज ही आपके दिमाग के अंदर क्रिएट होती थी। एक कहीं न कहीं एक नकारात्मक मनोविज्ञान का प्रभाव था वो, नकारात्मक मानसिकता लोगों की बनती गई। एक वो भी कहीं न कहीं आपकी जो है एक नेगेटिव मानसिकता की वजह से या नकारात्मक मानसिकता की वजह से आपको एक ये जो स्ट्रेस फैक्टर जो कहते हैं, ये कहीं न कहीं आपके जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। ये भी एक कहीं न कहीं बीमारी के प्रचार-प्रसार में कहीं न कहीं एक जो कारक है। तो इसलिए मैं इसके मनोविज्ञान के जो है अब बात खत्म करते हुए हम इसके इलाज के तरीके पर आते हैं। तो एक चीज़ जो कहते हैं जो विश्व की जो है रिसर्च की जो रिपोर्टें हैं उसमें कहते हैं यदि आप खुश रहते हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, आप योगा प्राणायाम करते हैं, आप जल्दी बेड पे जाते हैं सोने के, रात को 10 बजे 11 बजे चले तो आप 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेते हैं, सुबह उठ के आधे घंटे का योगा प्राणायाम या फिर पैदल चलते हैं, सारी चीज़ें भी ये कहीं न कहीं 7 से 10 साल आपकी लाइफ को ही पढ़ाते हैं। तो सीधी-सी बात आपको कहें एक लाइन की, ये पॉजिटिविटी ऑफ माइंड जो कहते हैं, मन की एक सकारात्मक स्थिति, ये कहीं न कहीं एक हीलिंग का काम करती है। ये मैं आप सभी के माध्यम से एक आमजन को ये संदेश अवश्य देना चाहूँगा। इलाज की प्रक्रिया तो ठीक है, अपनी जगह है। यदि मरीज साल की इलाज के लायक है उस स्थिति में, तब तो इलाज में वाक़ई इलाज होगा। अस्पताल में भर्ती करके इलाज होगा। लेकिन यदि घर पे रह के जो होम बेस्ड ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं या सीमित उपाय के इलाज के उपाय के तरीके जो थे, उनकी बीच बात करें तो कहीं न कहीं माइंड की पॉजिटिविटी, एक मन की सकारात्मक स्थिति आपकी हीलिंग पावर को कहीं न कहीं बहुत बढ़ाती है और 7 से 10 साल आपकी जी, उस मानसिक अवस्था के बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक सवाल स्पष्ट रूप से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इस बीमारी के बारे में या ये जो इन्फेक्शन है उसके बारे में क्या सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से बहुत ज्यादा संभ्रम फैला है, क्या आप मानते हैं? दूसरा ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये वास्तव में महामारी है और ये महामारी के नाम पर लोगों पर लादा गया है, ऐसी भी बातें उठ रही है। क्या सही है? सोशल मीडिया के माध्यम से जो भ्रम है या जो भी कुछ है, दबाव है लोगों के ऊपर, ये क्यों फैलाया गया है? क्या कारण है? भ्रामक स्थितियां जो है कहीं न कहीं यदि हम मानते हैं इस चीज को, तभी ऐसे हो गए आज की तारीख तक ऐसे हो बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है इस तरह हम ये कह सकें कि एक मानव जनित बीमारी या फिर इस तरह की ग्लोबल कोई स्ट्रेटजी या फिर इसके तहत ये सारी चीजें की गई। अभी आज की तारीख में प्रमाण नहीं है, जो कुछ है ये सब अनऑफिशियल अनऑथेंटिक न्यूज है, इसलिए अभी इसको नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन क्योंकि हमारी एक हम विकसित देशों में नहीं आते, हमारा देश कहीं ना कहीं एक जो है विकासशील देशों, हम डेवलप नहीं, हम डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा शिक्षा का एक सीमित है, हमारे पास मेडिकल के संसाधन सीमित हैं। एक आम आदमी की पहुंच मेडिकल सुविधाओं तक हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, तो बड़े ही सीमित हैं। एक तो सीमित पहुंच की वजह से, संख्या की वजह से, जो हमारी आबादी है उस सब डॉक्टर की उपलब्धता है। अच्छा, शहरी क्षेत्र में उपलब्धता की बात करें, अवेलेबिलिटी की, तो अवेलेबिलिटी के साथ एक कॉस्ट फैक्टर भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीजें रही हैं, नो डाउट। एक आम आदमी के दिमाग के अंदर बहुत बुरी तरीके से वो जम गई हैं वो सारी चीजें। जी जी जी, बोलिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। तो बोलिए। हमारे आम जन को यही सुझाव रहेगा कि अपने खाने पीने के तौर तरीके पर थोड़ा बदलाव करें। आप बचाव के तरीके पर बात करना चाहेंगे ज्यादा? जी जी तो जी जी, मैं वो बचाव के तरीकों के ऊपर भी आऊंगा, मानसिक इसके ऊपर भी आपसे सवाल करेंगे। उसके पहले मैं कुछ समय हम इंजीनियर उमेश चंद्र गोंड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। उमेश चंद्र गोंड सर, ये जो अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से जनता पर मानसिक दबाव आया है, उसके क्या लक्षण हैं, या इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, बहुत सारी मुद्दे हैं, आप तीनों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन खास आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपदा आई, राष्ट्रीय आपदा एक प्रकार से है पूरे देश भर में, पिछले साल से हम उसको भुगत रहे हैं, तो क्या ये जो राज्य सरकारें हैं और भारत सरकारें, केंद्र सरकारें, उनकी भूमिका जो रही है इन दौरान, उसके बारे में आपकी हम राय लेना चाहेंगे।
और क्या ये देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हेल्थ केयर सिस्टम है, उस पर भी आपकी टिप्पणी हम लेना चाहेंगे। जी उमेश चंद्र कौन सर। जी माइक ऑन कीजिएगा सर, आपका माइक बंद है। प्रदीप जी, ये जो बात है ये सीधा सीधा भारत सरकार की ओर पॉइंट आउट करता है। 1898 का एपेडेमिक एक्ट जो बना उस पे कोई विशेष लोगों ने ध्यान नहीं दिया और एज इजी गोइंग वे में कि अरे महामारी कभी प्लेग की फैला करती थी, जैसे हम लोगों ने डिबेट किया राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने उनकी जीवन कुर्बान हो गई इसी प्लेग के दौरान। लेकिन सरकारों ने उसके बाद कभी ये नहीं ध्यान दिया, जबकि 1918 के आसपास जो सार्स बीमारी आई थी और लगभग 2 करोड़ कैजुअलिटी भारत में हुआ था। 2 करोड़, अभी तो आप लाखों में हैं। इवन यू आर नॉट 2%, 0.5% के आसपास में आप नहीं पहुंच पाए हो। तो 136 करोड़ की पॉपुलेशन में अभी आप लाखों में डेथ हुई है और आप इसको महामारी बता बैठे। और 1917-18 के बीच में जो सार्स आया था जिसमें 2 करोड़ कैजुअलिटी हुई और आपने वहां से नहीं सबक लिया। और सबसे बड़ी बात, महामारी का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको एक प्लेन लैंग्वेज में बोलें, डिफेंस की लैंग्वेज में बोलें, तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर। क्या भारत सरकार इसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में ट्रीट की? अगर देन एंड देयर, जबकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनके अंदर जो है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, डिफेंस एंड डैमेज, इस वॉरफेयर के लिए ये सारे स्पेशलाइज हैं, क्या सरकार ने उनकी सेवा ली? जो व्यक्ति, जो सिस्टम हमारा क्वालिफाइड है उसकी सेवा नहीं ली गई। सारी सेवाएं मेडिकल पे ली गई। मेडिकल की सेवा हमें कब मिलती है? जब पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचेगा या मेडिकल टीम पेशेंट के यहां पहुंचेगी, तब उसका रोल शुरू होता है। इसके बीच में कुछ प्रशासनिक चीजें थी, जैसे लॉकडाउन कर दिया गया, ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन किया गया। ठीक है, लॉकडाउन होता है, लेकिन लॉकडाउन करने के बाद फिर सेफ जोन को इवैक्यूएट भी किया जाता है। वो इवैक्यूएशन नहीं किया गया और वो इवैक्यूएशन सेफली नहीं किया गया, जिसका परिणाम आपने पिछले साल देखा। हजारों लोग कैजुअलिटी हुई, हजारों लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा, लोगों को पैदल घूमना पड़ा। इसका प्रोसेस यही है। लॉकडाउन मीन्स आइसोलेशन, सेफली इवैक्यूएशन, देन अगेन आइसोलेशन, और उसके बाद फिर क्लींजिंग, सफाई का काम, वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें होती हैं। उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था, तो इस कुछ नहीं होने से जहां सरकार ने पिछले, हम कह रहे हैं कि बाकी अंग्रेजों के पीरियड को हम छोड़ दें, तो 1950 के बाद सरकार के हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है? अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे ही एक डाटा आया था जिसमें दिखाया गया है कि वर्तमान में देश की आबादी 136 करोड़, टोटल हॉस्पिटल 69,264 इंक्लूडिंग प्राइवेट, गवर्नमेंट अर्बन हॉस्पिटल जो जिला के अंदर है, शहरी क्षेत्र में, वो है 4,375, और सरकारी ग्रामीण हॉस्पिटल जिसको आप CHP और सब कह रहे हैं हम लोग, है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इस तरह की जो बातें हैं, उस तरह के हॉस्पिटल 21,403। और आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्पिटलों की स्थिति से सारे लोग वाकिफ हैं। वहां दवाइयां नहीं है, वहां कोई सुविधा नहीं है,
इवन जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स दिए गए हैं उस नॉर्म्स के अनुसार सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है। जबकि एक जो क्या कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां 2 बेड और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और उसकी पूरी व्यवस्था ये होनी चाहिए, वो तक अवेलेबल नहीं है। अगर वो वहां अवेलेबल रहते तो आप समझिए, और इनके डाटाज बने रहते गवर्नमेंट के पास, जिला अस्पताल में, सीएमओ के पास, जो भी उनके पदाधिकारी हैं, तो वो डायरेक्ट कर सकते थे कि पेशेंट यहां से आ रहा है, आप फलाने पर जाइए, वहां आपको ये सुविधा मिलेगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, चलिए फेज 1 निकल गया, पहली लहर निकल गई, दूसरी लहर जिसकी चेतावनी डॉक्टर्स देते थे, वैज्ञानिक देते थे, उस पर भी नहीं कुछ काम किया गया। ऑक्सीजन तब भी नहीं था, सेकेंड फेज में भी नहीं था, पर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू आर किलिंग विथ विल, यू आर किलिंग विथ विल। आपका कोई भी कदम ऐसा नहीं दिखा कि ये महामारी है, इसको प्रिपेयर करना है। तो ये जो गवर्नमेंट की लापरवाही हुई, हम कि आपके समय नहीं अनुभव हुआ, लेकिन पुणे में सार्स तो आया था, स्वाइन फ्लू तो आया था, कैजुअलिटी हुई और डॉक्टरों ने लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट किया, वो पुणे से बाहर नहीं बढ़ा। ये क्यों बढ़ गया? जबकि हम मानते हैं कि कोविड-19 यानी सार्स को एक नाम दिया गया, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, सार्स 2 करके कुछ था, लेकिन उसको बाद में कोविड-19 WHO ने डिक्लेयर किया। ट्रीटमेंट आप सिम्टम के आधार पर कर रहे हैं। खांसी आ गई, खांसी की दवा दिए, बुखार आ गया, बुखार की दवा दिया, गले में खराश है, उसकी दवा दिए, चेस्ट में इंफेक्शन हो रहा है, जांच में निमोनिया मिल रहा, आप निमोनिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी दवाइयों का ऐसा एक चलन चला, वो दवाइयां आउट ऑफ मार्केट हो गई। सारी चीजें आपके सामने हैं, तो डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करेगा, हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंचेगा या पेशेंट के पास डॉक्टर पहुंचेगा तो ट्रीटमेंट होगा, जो भी अवेलेबल मीन्स से उसे ट्रीटमेंट होगा। लेकिन गवर्नमेंट की क्या थी? इवन जब टीकाकरण का प्रयास हो रहा था, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज जहां जहां इन्फेक्शन था, उन लोगों ने जो टीका मैन्युफैक्चरर हैं उनको एडवांस में ऑर्डर दे दिया, लोगों ने अपने पॉपुलेशन से डबल डोज का ऑर्डर दे दिया, और भारत सरकार को कोई चिंता ही नहीं थी। क्यों नहीं चिंता थी? मैं साफ साफ आरोप लगाता हूं कि ये अपने नागरिकों की हत्या करना चाहता था, ये अपने नागरिकों की हत्या करना चाहता था, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया। और ये सारी चीजें मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं। 9 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया, उसमें साफ साफ कहा गया कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हमने एक फूटी कौड़ी किसी को नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हजारों करोड़ रुपए दिए गए रिसर्च डेवलपमेंट और ये इसके लिए, और वही 9 मई के हलफनामे में क्या बोला? ये 7 जून का प्रधानमंत्री का प्रबोधन था राष्ट्र के नाम, लेकिन 9 मई को क्या हलफनामा दिया गया कि हमने रिसर्च डेवलपमेंट को कुछ नहीं दिया गया। यानी भारत में जो मेडिसिन तैयार करने वाली कंपनियां हैं, उनको कोई अनुदान, कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं दी। जबकि मार्च में जो इन्होंने बजट लाया था, उस बजट में 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए, ये क्या दिखाता है? दूसरी बात, वहां वो कह रहे हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए 46 करोड़ रुपए दिए। तो ये जो स्थिति बनी है साहब, ये तो गवर्नमेंट की लापरवाही। गवर्नमेंट के पास करने को कुछ नहीं, यहां टीआरपी बढ़ाना है मीडिया को। मीडिया ये मर गए, दवा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया जी। जहां हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए थी, इस मीडिया ने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया है। भाई हम बीमार हो गए, लेकिन मुझे मालूम है कि अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है,
दवा नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो मैं साइकोलॉजिकली डिप्रेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो मैं डिप्रेशन की स्थिति में जाऊंगा नहीं जाऊंगा। और लोगों ने सुसाइड किया, 2019 की दर से बढ़ गया सुसाइड रेट। आए दिन उस समय कोई बॉम्बे में 9 मंजिला से जंप कर रहा है, कोई पूरा परिवार मर गया, अरे मुझे कोरोना हो गया। हालांकि एक इन्फेक्टेड कौन हुआ है? बिल्कुल। स्पेशली जिन लोगों को क्रॉनिकल डिसीज थे, जैसे टीबी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, ऐसे लोग पहले इन्फेक्टेड हुए हैं पहली लहर में। लेकिन दूसरी लहर में तो स्वस्थ लोग भी इन्फेक्टेड हुए हैं। बहुत लोगों ने किया, अपनी सावधानी बरती, लेकिन क्या म्यूटेंट चेंज हो गया। अरे पहले म्यूटेंट की तो टीका नहीं बने, दूसरे म्यूटेंट का बना। अब टीकाओं पे इंटरनेशनल लेवल पे भी देखिए, आपकी कोवैक्सीन को अमेरिका ने अप्रूव नहीं किया, अमेरिका ने कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं किया। और कोविड शील्ड आ रही है तो उसको कहते हैं कि ब्लड कोलेशन हो रहा। तो ये बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है चीज। मैं फिर आगे हम लोग मिलते हैं। जी जी जी, हमारे साथ संजय कुमार नायक जी हैं। संजय कुमार नायक से अभी हम जो दूसरा मुद्दा है उसको हम छेड़ना चाहेंगे। जी, क्या आवाज मिल पा रही है डॉक्टर संजय कुमार नायक सर? जी सर, मेरा माइक अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। जी जी जी, आपसे अभी हम जो चर्चा है, जो मूल मुद्दा आज की चर्चा का है उसकी तरफ अभी आना चाहेंगे। एक तो बात सभी में जाहिर है कि कोविड-19 जो बीमारी है पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसके बारे में बहुत सारे संभ्रम है, उसके ऊपर अलग से चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये दिखाई दिया कि इस वक्त जो सरकार का प्रबंधन रहा, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी ढिलाई दिखी, जिसके वजह से, और मीडिया का भी बहुत सारा इसमें भूमिका है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा संभ्रम निर्माण हुआ, भय निर्माण हुआ, और उसकी वजह से जो मानसिक जो दबाव निर्माण हुआ है लोगों के मन में, एक जिसको मेंटल स्ट्रेस कहा जा रहा है, तो वो भी बढ़ा हुआ है। तो क्या हम आपसे दोनों से ये जानना चाहेंगे अभी कि ये जो मानसिक दबाव है, मेंटल स्ट्रेस होता है, किसी भी आपदा में हो या कोई भी राष्ट्रीय आपदा हो, राष्ट्रीय संकट हो, किसी भी प्रकार का, तो उसमें ये जो स्ट्रेस बढ़ता है या बढ़ाया जाता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं उस स्ट्रेस के, और उससे कैसे बचा जा सकता है? कैसे आम लोगों में किस प्रकार के स्ट्रेस दिखाई देते हैं? जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनमें किस प्रकार से ये दबाव होता है और उससे कैसे बचाया जा सकता है? इसके ऊपर आप दोनों से हम जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर संजय कुमार नायक सर से इसके ऊपर राय लेंगे। हाँ सर, ये है क्या कि देखिए, कोई भी ऐसी परिस्थितियां जो होती है जिसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं, और ऐसी परिस्थितियां जब हमारे सामने उपस्थित होती है तो तनाव उत्पन्न होता है। नो डाउट ऐसी ही स्थिति आम जन लोगों के लिए यह कोविड-19 भी थी, और इसकी कोई तैयारी आम जन तो क्या सरकारें भी नहीं की, जैसा अभी उमेश सर ने बताया। तो जब कोई तैयारियां लोगों के पास नहीं होती है और हमारे सामने जो समस्या उपस्थित होती है उसका समाधान करने का भी कोई भी तात्कालिक उपाय नजर नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में तनाव उत्पन्न होना एक सामान्य घटना होती है। परंतु ऐसे परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं जो लोगों के लिए जानलेवा महसूस होने लगे, तो इसके कारण जो तनाव होता है वह कहीं अधिक भयानक होता है। अभी जो तनाव जो उत्पन्न हुआ, इसके पीछे भी कुछ इसी तरह के फैक्टर्स काम किए। लोगों में जो है कई प्रकार के मानसिक लक्षण दिखाई पड़ने लगे। कहीं न कहीं जो है वह भयभीत थे, घबराए हुए थे, अत्यधिक तनाव को लेकर के कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, उनके सगे संबंधियों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ क्या होगा। वे अपने लिए, अपनों के लिए चिंतित रहने लगे, भयभीत रहने लगे, और कहीं ना कहीं जो है वह एक दूसरे को, अगर हम देखें तो कहीं भी अगर वह चर्चा करते रहें तो सिर्फ और सिर्फ जो है महामारी को लेकर के चर्चा करते रहे। और जहां तक आप थोड़े तक की भी देखिए तो कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल पर बात करते थे तो केवल और केवल यह दर्शाने का बात करते रहे कि इसके कारण
बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं, अपने आप को बचा करके रखें। तो कहीं ना कहीं जो है एक लोगों में अपने लिए भी बहुत ज्यादा तनाव हुआ, और जब इस प्रकार की सूचनाएं अपनों के द्वारा मिलती है, या फिर इसी प्रकार से अभी जो सेकेंड वेव आया, इसमें भी कुछ लोगों के रिश्तेदार कहीं ना कहीं डिमाइस हुए, खत्म हो गए। तो इसके कारण जब सूचनाएं, कहीं भी ऐसी घटना घटित हुई, या समाचार माध्यमों से भी इस तरह की घटनाएं जब दिखाई गई कि कितने लोग मर रहे हैं, मृत्यु दर किस तरह से बढ़ रही है, तो इससे लोगों में और अधिक जो है मानसिक समस्याएं बढ़ी। लोग अपने आप में डिप्रेशन में जाने लगे, अत्यधिक चिंता में जाने लगे, उनको नींद में समस्याएं होने लगी, किसी भी कार्य को करने में एकाग्रचित नहीं हो पा रहे थे, वह कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे वे। और इस प्रकार से जो है जब लगातार व्यक्ति जब नींद ठीक से न आवे, अत्यधिक चिंता की मात्रा में रहते हैं, तनाव में स्थिति में रहते हैं, तो कई भी उत्पन्न होने लगे। अब इस प्रकार की जो शारीरिक गड़बड़ियां जो उत्पन्न होती, उसमें जैसे थकान, हृदय गति बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, तो कई जो है ऐसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। अब जो है इस प्रकार की जो है लोगों के खान पान भी जो है गड़बड़ा गया, भूख नहीं लगने लगी, लोग जो है हमेशा जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे चीजों को लेकर के अव्यवस्थित जीवन जीने को मजबूर हो गए जिनके लिए वो कहीं से तैयार नहीं थे। तो अकेलापन महसूस करना, असहाय महसूस करना, चिंता, घबराहट, उदासी, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं दिखाई पड़ने लगा। हम लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसे हमारे मित्रों से, जान पहचान के लोगों से इस तरह से फोन भी आते रहे जो कि कुछ इसी तरह के लक्षण हमेशा बतलाते रहे। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति जब लोगों को आ जाती है तो वह क्या कर सकते हैं, जहां अनिश्चितताएं होती हैं पूरी तरह से, तो फिर वहां पर लोगों के पास कुछ निश्चित उपाय ही बचे रह जाते हैं जिसको वह अपना करके अपनी सुरक्षा या अपनों की सुरक्षा के लिए जो बेहतरीन हो सकता था करने का प्रयास किए। अगर हम देखें तो सरकार की जो कुव्यवस्था थी, इससे जो है लोग जागरूक हो गए थे और वह समझ रहे थे कि सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वह इतनी कमजोर और ढीला ढाला है कि उसके भरोसे अगर हम रह करके सोचे कि हम स्वस्थ रह जाएंगे, तो ऐसी उम्मीदें लोगों ने करना एक तरह से छोड़ दिया था। तो इसका प्रभाव जो है ये पड़ा कि लोग को कैसे व्यवस्थित करें, इसके लिए उपाय ढूंढना शुरू कर दिए। जी। उपायों के बारे में भी डॉक्टर संजय नायक जी उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे, और 2-3 मुद्दे हैं वो विस्तार से हमें आपसे अभी बचे हुए समय में जानना है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार रावत साहब की तरफ जाना चाहता हूँ इस समय। डॉक्टर राजेश कुमार रावत जी, आपसे भी इसी मुद्दे पर थोड़ा जानकारी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जो सामान्य लोग हैं उनमें भी एक स्ट्रेस बढ़ा है, बीमारी का अलग स्ट्रेस बढ़ा, और जो उनकी गरीबी है या काम नहीं मिला उसके कारण भी कुछ स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। तो क्या उसके लक्षण, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये समाज में स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, मानसिक एक दबाव बढ़ा हुआ है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, और इससे जो सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वो उससे कैसे बचें, बीमारी से भी कैसे बचें, और ये जो उनके ऊपर दबाव आ रहा है उससे भी कैसे वो बचें? पहले हम कारणों पे ये आते कहते हैं, क्योंकि उपाय जानने से पहले बेहतर होता है आप कारणों को जान लें, तो उपाय करना ज्यादा उचित और मैं कहता हूँ एक अच्छा रिजल्ट कहा जा सकता है उससे। तो एक कारण जो उत्पन्न हुए, एक तो बीमारी नहीं थी, इलाज सीमित थे, हमारे देश में सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों के बीच ही हमें वन ऑफ द बेस्ट आउटकम निकालना है, वन ऑफ द बेस्ट मुझे करना है। हमारी सरकार के द्वारा एक नाकामी तो साबित रही, नाकामी साबित होने में एक वो आम आदमी के अंदर भय पैदा होना, आम आदमी की असुरक्षा की भावना, आम आदमी के अंदर एक आय की जो है स्थिति है वो भी नगण्य के बराबर, उसकी नौकरी चली गई, क्या होगा, परिवार का उसके क्या होगा, ये सब कहीं ना कहीं एक जो कारण है आपके शरीर के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके मनो स्थिति के ऊपर एक नकारात्मक छवि छोड़ती है। इसकी वजह से एक आपके शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल,
कोर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। उस स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से आपकी जो है कार्य क्षमता पर कहीं न कहीं प्रभावित होती है। आपकी कहीं न कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित, आपकी कहीं न कहीं रोजमर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होती है बिल्कुल। आपका स्वयं का स्वास्थ्य कहीं न कहीं प्रभावित होता है बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं एक आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ होगा। आपकी सारी सोचने-समझने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता कहीं न कहीं नीचे की तरफ जाएगी वो। तो इसके इलाज के लिए यदि ये समस्याएँ यदि हल्के स्तर पे हैं, तब तो योगा, प्राणायाम और आपकी थोड़ा-सा जो कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से नकारात्मक की छवि से थोड़ा दूर रहें, नकारात्मक समाचार से दूर रहें, टीवी और व्हाट्सएप मीडिया से, सोशल मीडिया से थोड़ी एक सीमित दूरी बना के रखें, ताकि आप एक दिमाग की सकारात्मक स्थिति अच्छी बनी रहे। यदि इन सब चीज़ों के बाद भी कहीं सुधार नहीं होते किसी व्यक्ति के अंदर, लगता है कि नहीं उसकी मानसिक संतुलन इस हद तक बिगड़ गई, तब तो डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। और वो डॉक्टर मनोचिकित्सक के संज्ञान में आने के बाद या उसकी उपस्थिति में उनका एक समुचित इलाज किया जा सकता है। और बाकी जो है, क्योंकि मनोचिकित्सक हमारे देश में बहुत सीमित संख्या में है, स्पेशलिस्ट की अभाव है हमारे देश में, तो लोगों को थोड़ा-सा एक समस्या तो है। हमारे जिस समाज के लोग आते हैं, मैं कह सकता हूँ मध्य समाज के लोग, सीमित संसाधन, आय के सीमित तौर तरीके, परिवार का बड़ा होना, तो ये सब कहीं न कहीं उस चीज़ों में एक नकारात्मकता की स्थिति को कहीं न कहीं वो बढ़ाते हैं। तो हमारा इस फोरम के माध्यम से यही निवेदन होगा कि पहले तो अपनी दिमाग की सकारात्मक को बनाएँ, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाएँ, योगा प्राणायाम करें और इन सब चीज़ों को सुधारने का फिर डॉक्टर से अपने संपर्क करें। जी, जी, जी। बेहतर एक और एक सवाल इससे जुड़ा हुआ डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी कह रहे हैं कि तीसरी जो लहर है इसकी आएगी, दुनिया के कुछ देशों में अभी आ रही है और इस तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा इसमें नुकसान है या बच्चों को ज़्यादा इसमें भय है, संक्रमण उनको हो रहा है। तो इसके बारे में क्या बताएँगे? सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे कि हमने प्रथम लहर को देखा, प्रथम लहर के बाद दूसरी लहर को देखा, तो दूसरी लहर जिस तरह स्थिति आई वो इसलिए आई कि हमारे पास इलाज के संसाधन सीमित थे, लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव था। आप किसी से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करिए, साहब मास्क लगाना, हमारी ओपीडी मरीज आते हैं, हम उनसे कहते हैं साहब थोड़ी दूरी बना के रखें और मास्क लगा के रखें, तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि लोगों के अंदर 70% लोगों के अंदर तो ऐसी कोई भावना थी कि नहीं साहब कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल, हम इसको नहीं मानते। ये तो जब दूसरी लहर आई और इस तरह की परिस्थितियाँ जब सबके सामने उत्पन्न हुई और लोगों ने इसको थोड़ा-सा बहुत नज़दीक से देखा, ज़िंदगी और मौत का फासला जो है, तो लोगों के थोड़े-से विश्वास का स्तर जो है या कोरोना के प्रति जो है, जागरूकता तब थोड़ी लोगों की बढ़ी है। जी, तो तीसरी लहर इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन में बहुत अच्छी प्रगति नहीं है। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अभी प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के तहत, जो हमारी आबादी है, उस आबादी के 15 से 25% मैक्सिमम हम लोगों ने टीकाकरण में कवरेज अभी तक प्राप्त किया है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कोविड टीकाकरण में हमारी प्रगति कहीं न कहीं काफ़ी निराशाजनक स्थिति है। और बाकी सरकार के अन्य अंग हैं, जैसे शिक्षा विभाग, ग्राम विकास विभाग, इनका सहयोग लेकर इसको बढ़ाया जा रहा है। तो चूँकि इसके टीकाकरण के कवरेज, भ्रामक स्थिति, लोगों की जानकारी का अभाव होना कि साहब कोरोना में ये वैक्सीन कारगर नहीं है, ये वैक्सीन जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, इसके ये चीज़ें हो सकती हैं। अब तक हमारी निगरानी में कम से कम 10,000 या 10 से 15,000 लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है और कोई भी ऐसा एक सिंगल मरीज गंभीर नहीं मिला जिसको भर्ती कराने की। सामान्य चीज सर्दी जुकाम बुखार तक हो, बदन दर्द तक हो, तो वहां तक दवा दिया 2 दिन, वो ठीक हो गए वो। तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर संदेश देना चाहूंगा कि लोगों के अंदर एक जागरूकता, इस तरह की चीजें टीकों को लेकर प्रति जो है, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टीके लगा सकें। जी 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 डॉक्टर साहब, ये जो जो सवाल मेरा एक उसमें था जिसका भी आपसे और स्पष्टीकरण चाहिए कि दुनिया के कुछ देशों में ये अभी बात आई है और भारत में भी अभी उसके बारे में गंभीरता हुई है कि अभी ये जो संक्रमण आगे अगर होगा तो उसमें बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी को समझने की सारी चीजें, 12 साल का बच्चा एक
25 साल का आदमी जब समझने में तैयार नहीं, तो 12 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं वो समझ सकता है क्या बीमारी है, क्या मुझे इलाज के तरीके होंगे। आपने स्कूल भेज दिया, स्कूल में क्या उम्मीद करते हैं कि सारे जो है बच्चे इतने सक्रिय होंगे दिमागी रूप से। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक रिस्क फैक्टर तो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। हम आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल में, सोसाइटी में, खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड में, इस तरह की चीजें मुझे लगता है इस चीजों की वजह से अभाव रहता है बच्चों के अंदर, थोड़ा सोच समझ की कमी रहती है, बच्चे इतनी चीजों का गंभीरता नहीं लेते। तो इसलिए मैं साधारण ये कह सकता हूँ स्पष्ट तौर पर कि तीसरी लहर बच्चों के इन्फेक्शन के चांसेस अच्छे खासे हो सकते हैं और भयावह स्थिति, क्योंकि सरकार का एक्सपेंडिचर जो है स्वास्थ्य के ऊपर बहुत नगण्य के बराबर है। जो हमारी जितनी जनसंख्या है, जितनी हमारी जरूरतें हैं, तो एक विकसित देशों की हम तुलना करें तो हिसाब से हमारा एक हेल्थ के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो करीब करीब नहीं के बराबर है। तो हिसाब से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है तीसरी लहर की गुंजाइश है। उसकी एक संभावना, उसके एक बीच बचाव के तरीके यही है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक सुरक्षित दूरी का मानक को फॉलो करना, मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि सैनिटाइजर पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो बहुत अच्छा, मैं सैनिटाइजर के लिए बहुत ओपनली में नहीं कहूँगा, लेकिन जो घर में आप नहीं है तो एक सीमित रूप से एक लिमिटेड वे में इसको यूज कर सकते हैं सैनिटाइजर को, लेकिन बेहतर होगा आप साबुन से बोले, वो सुरक्षित है। जी 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 तो जी डॉक्टर रावत सर, जी पुनः आपकी तरफ मैं आऊंगा। मैं डॉक्टर संजय कुमार से उनसे एक सवाल पूछ के फिर तुरंत उमेश चंद्र गोंड सर से हम जानकारी लेना चाहेंगे। संजय कुमार सर, ये जो डॉक्टर रावत जी ने अभी टीकाकरण की बात उठाई है, टीकाकरण के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन टीकाकरण के बारे में भी लोगों में एक भ्रम है, भय की स्थिति हुई है, बहुत सारी बातें उसमें हुई है, कौन सी टीका लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, काफी सारी बातें इस वैक्सीनेशन के बारे में है। तो इसके ये जो भय और संभ्रम निर्माण हुआ है टीकाकरण के बारे में, उसका क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, क्यों ऐसा हुआ है? क्या सरकार की तरफ से ऐसा किया गया है या और कौन ही लोग इसके पीछे है? माइक ऑन कीजिएगा सर आपका। माइक जी जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही सर? जी मिल रही है। तो सर माइक बंद कर दिया सर आपने पुनः, सर माइक आपने पुनः बंद कर दिया। जी ठीक, ओके सर आ रहे। तो लोगों में जो टीकाकरण को लेकर के भ्रम है, यह भ्रामक जानकारियां अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है वो सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में या अन्य माध्यम से जो जानकारी शेयर की गई, उसमें कई प्रकार के अंधविश्वास जैसी चीजों को इसमें शामिल कर दिया गया। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा कि कोरोना को लोगों ने माना बिहार में कहीं कि लोग उसको कोरोना माई मान करके पूजा करने लगे। अब जो लोग यह मान लिए कि कोरोना जो है वो देवीय प्रकोप के कारण हो रहा है और उसकी पूजा पाठ करने लगे, तो वह टीकाकरण से भाग रहे हैं। कुछ लोगों को ये भ्रामक जानकारी दी गई कि जिसको कोविड-19 का टीका लगा तो कई लोग मर जा रहे हैं। तो मरने के कारण जो एक भय हो गई, जिसके कारण वह टीका नहीं लगाना चाह रहे हैं। और लोगों को कई प्रकार की ऐसी जानकारियां कि टीकाकरण के बजाय लोग जो है अन्य उपाय अपना लें, जैसे कि किसी एक जो है सोशल मीडिया में आ रही थी कि नाक में नींबू का रस डाल लेने से कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगी। तो कहीं आ रही थी कि गोबर से स्नान कर लीजिए, गौमूत्र से स्नान कर लीजिए तो कोरोना के टीका की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसी भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती रही। तो जब लोगों में इस प्रकार की भ्रामक जानकारियां फैली तो लोग टीकाकरण के प्रति उदासीनता दिखाए एक तरफ, दूसरी तरफ मौत का भय कि टीकाकरण लेने के बाद लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ जा रहे हैं या फिर बाद में उसका दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। ऐसी भी चर्चाएं आई कि लोगों में यह जानकारी फैल गई कि टीका लेने के बाद ये इम्यूनिटी, हमारी अपनी ही इम्यूनिटी को नष्ट कर देगा और बाद में जो है फिर हमारा ही शरीर कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई। अब ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं,
यह तो एक शोध का विषय होना चाहिए कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। हमारा जहां तक मानना है कि अधिकांश लोग जो अशिक्षित है, अज्ञान है और वैज्ञानिक सूत्रों से जो जानकारी प्रसारित किए जाते हैं उन पर वह ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अधिकांशतः जो है एक दूसरे के द्वारा जो अफवाहें फैलाई जाती है उस पर वह ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। और यही एक वजह है कि आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश में या अन्य जगहों पर कि आंगनबाड़ी की आशा बहुएं, कहीं तहसीलदार, तो कहीं कई स्तर पर लोग घरों में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, आप इसे दीजिए, लेकिन लोग जो है तैयार नहीं हो रहे हैं। लोग टीकाकरण कार्यक्रम में जो लोग जा रहे हैं उनको मार करके भगा रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो दरवाजा बंद कर लेते हैं तो दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये सारी चीजें कहीं नहीं कहीं क्या है, एक शिक्षा और जो अनौपचारिक स्रोतों से जो सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं या अंधविश्वास की चीजें जो फैलाई गई, उसी का नतीजा है कि लोग जो है आज टीकाकरण से भाग रहे हैं। अदरवाइज जो है ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी। ठीक है, इसके अलावे भी जो है जो लोग टीका ले भी रहे हैं तो उसमें भी कई तरह की भ्रामक जानकारियां लोगों को है कि किसको टीका लेना चाहिए, कोई बीमार ज्यादा है तो उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कोई अगर गर्भवती महिला है तो उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसे कई भ्रामक जानकारियां हैं। ठीक है, तो लोगों को जो है तो इसके बारे में जो है कुछ भ्रामक। हाँ सर जी, कंक्लूड कीजिए, आपका मुद्दा कंक्लूड कीजिए, मुद्दा कंक्लूड कीजिए। मुझे उमेश चंद्र गोंड सर से भी सवाल लेना है। तो ऐसी भ्रामक जानकारियां के लिए जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग टीकाकरण संबंधित जो भी वैज्ञानिक जानकारियां हैं उनको अधिकृत स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें, जबकि भ्रामक जानकारियों से बचें। अब जब भ्रामक जानकारियों से बचेंगे तो वह टीकाकरण के लिए आगे बढ़ेंगे और वह जरूर टीका लगवाएंगे, ऐसा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश चंद्र गोंड सर से हम जानना चाहेंगे कि ये जो अभी भ्रम की स्थिति है, टीकाकरण के बारे में भी काफी सारी भ्रम की स्थिति है, और इसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है। जी, माइक ऑन कीजिएगा सर। ये जो टीकाकरण को लेकर भ्रम और भय की जो स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, और सरकार के माध्यम से भी, सरकार की तरफ से भी बहुत सारी बातें भ्रम की फैलाई गई है। देखिए प्रदीप जी, भ्रम और भय ये कायम कैसे होता है? जब तक आप मरने से डरेंगे तो भय आप पे हावी हो जाएगा, और इस केस में यही हुआ है। अब उदाहरण के लिए हम दें डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट रहे और उन्होंने कोविड-19 के ऊपर बहुत सारी जो है जानकारियां दी, पॉजिटिव जानकारियां दी, डॉक्टरों को भी उसमें गाइडेंस मिला हुआ है। उनको दोनों टीके लगे और वो कोविड से संक्रमित हुए और एक्सपायर कर गए। इस तरह के कुछ केसेस हुए हैं, और वो जो केसेस हुए हैं उन केसेस को नेगेटिविटी फैलाने वाली सोशल मीडिया या प्राइवेट मीडिया, जिनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, इन चीजों को, ठीक है सच्चाई तो है कि मौत हुई है, सच्चाई ये भी है कि कोविड हो गया, सच्चाई ये भी है कि इंजेक्शन उन्होंने टीका भी लिया, और इस तरह कम से कम सैकड़ों डॉक्टरों की डेथ भी हुई है। तो इस तरह के जब आंकड़े पब्लिक के बीच में जाएंगे तो पब्लिक के दिमाग में ये आ जाएगा कि अरे डॉक्टर साहब ही इससे संक्रमित हो गए, डॉक्टर साहब ही नहीं बचे, तो अब हमको कौन बचाने वाला है? क्योंकि डॉक्टर साहब का विभाग है, जैसे एक सबके दिमाग में है ना कि ये मेरा टेलीकॉम का विभाग है, मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ स्पेशल बेनिफिट मिल जाएगा, मैं ये बिजली विभाग है तो मुझे कुछ स्पेशल बेनिफिट मिल जाएगा, ये राजस्व विभाग है, मैं राजस्व विभाग का कर्मचारी हूं, उनका जो है किन हूं, तो हमें कुछ स्पेशल मिल जाएगा। तो ये सारी चीजों से वो चला गया लोगों के दिमाग में कि ये कैजुअलिटी हुई है और इसकी कोई दवा नहीं है, इलाज नहीं है। और जैसे जैसे ये चीजें आ रही हैं और जो मीडिया, सोशल मीडिया में डाला जा रहा है, और ये सारी चीजें जो हैं निजी मीडिया वाले भी,
ये केवल टीआरपी और अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे जो कहा जाता है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो होना चाहिए, जो हम कहते हैं सकारात्मक रूप से, उसका बगैर ध्यान रखे ये चीजें फैलाई गई और इसका परिणाम आज हो रहा है कि सरकार टीका लेके लोगों के पीछे पीछे जा रही है और लोग आगे आगे भाग रहे हैं। तो ये जो भ्रम पैदा हुआ है इन कारणों से हुआ है। सरकार की लापरवाही अपनी जगह है, लेकिन आज आपको जो कुछ मिल रहा है इसका तो आप फायदा उठाइए। आप क्यों नहीं टीकाकरण करा रहे हैं भाई? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का एक प्रोविजन है, बीच में ही आया था कि कोरोना से डेथ हुए लोगों को वो क्लेम करेंगे तो 4 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा कुछ है। लेकिन आप क्लेम कब करोगे? आप बोल दोगे आज की डेट में कि सर ये कोरोना से मर गया और वो कोरोना पॉजिटिव भी आया, तो सरकार पैसा देना चाहती है क्या? वो साफ साफ कहेगी डॉक्टर साहब इसका रिकॉर्ड देखिए पहले कि इसने टीका लिया कि नहीं लिया, और अगर ये टीका नहीं लिया है तो इस पर सुसाइड का मुकदमा चला दीजिए। क्यों? सरकार टीका लगाने जा रही है और तुम भाग रहे हो। कल खुदा न खास्ता तुम इन्फेक्टेड हो गए और कैजुअलिटी भी हो गई तो तुम्हारे घर वालों तो चले गए ना, जो सरकार से लाभ मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट इस टीकाकरण को सबने सहयोग देना चाहिए। बीमारी है या नहीं है इस पे डिबेट करने की बजाय जो चीजें निकल के आ रही हैं उसको हमें साथ चलना चाहिए। वो हमारी बेनिफिट के लिए है। ये बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये टीका इधर आया है। सरकार ने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दी। अभी बोलिए कि हम 1500 करोड़ रुपए फला फला कंपनी को दे रहे हैं और 30 करोड़ टीका जो है उससे लेंगे, वो टीका अगस्त से दिसंबर के बीच में सप्लाई होगा। तो सरकार का तो वही रवैया है, लेकिन हमारा रवैया क्या है? अभी जो ये भ्रम फैला हुआ है, जो मानसिक तनाव है, डॉक्टर साहब ने बताया, और बड़ी अच्छी चीजें हैं कि मानसिक तनाव कैसा भी हो, अगर आप रिलैक्स होते हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, मनोरंजन वाली किताबें पढ़ते हैं, मनोरंजन वाली अगर आप टीवी देखते हैं, ऐसी चीजें नहीं कि आप लगा कर देखिए कि कोविड के क्या समाचार हैं, कितने मरे कितने जिए, वो अगर देखेंगे तो नकारात्मक है। तो इन चीजों से, और सबसे बड़ी बात, अपना धैर्य, अपना साहस, अपना आत्मविश्वास, ये हमें बराबर बनाए रखना होगा। और मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, संदेश के लिए टीकाकरण, जी संदेश के लिए आपकी तरफ में टीकाकरण के लिए लोग आगे आए। जी संक्षिप्त में मैं डॉक्टर राजेश रावत जी से और संजय नायक जी से मैं संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि अगर ये जो टीकाकरण की स्थिति है अभी कब होगा टीकाकरण, क्योंकि टीका ही नहीं है हमारे पास, देश के पास अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बहुत कितना समय लगेगा अलग मसला है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या ये महामारी से क्या छुटकारा मिलेगा या फिर कैसे हम खुद को बचाएं, इसके ऊपर संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे। क्या इससे हम छुटकारा मिल पाएगा महामारी से? जी, दोनों से हमारा यही सवाल है, डॉक्टर संजय कुमार नायक से और डॉक्टर राजेश रावत सर से। रावत सर, आज की तारीख में भी हमारे पास कोई अस्त्र है कोविड के प्रति लड़ने के लिए तो मात्र और एकमात्र वो वैक्सीन ही है। हमारे पास जो हथियार आज की तारीख में 100% कारगर है वो कोविड वैक्सीनेशन नहीं है। चलिए अब आते हैं कि जो है हमारी भ्रांतियां क्यों पैदा हुई। तो भ्रांतियां इसलिए कि हमारे आम आदमी के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जरा देखिए, ज्ञान का स्रोत क्या है उसके पास। कितने लोग डॉक्टर सलाह लेते हैं, कितने लोग जो है वर्ल्ड की जो है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है या फिर अमेरिकन जर्नल है या फिर लैंसेट है या फिर मेडिकल जर्नल को कितने लोग जो है पढ़ते हैं या फिर कितने लोग उनके टच में रहते हैं, संपर्क में आते हैं। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की हम बात करें, ये कहीं ना कहीं इस चीज का अभाव है। सारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप मीडिया से है, बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। तो इसलिए आम आदमी कहीं ना कहीं गलतफहमी का स्तर बहुत उच्च स्तर का है। चलिए हम उस पर ना ज्यादा समय देते हुए शॉर्ट में हम बात करते हैं वैक्सीनेशन पे। तो आज की तारीख में एकमात्र हमारे पास हथियार जो है मौजूद है वो आपकी केवल कोविड वैक्सीनेशन ही है, और कोविड वैक्सीनेशन बहुत सुरक्षित है।
से जितने ही मैंने लोग लगवाए, करीब 15,000 लोग लगवा चुका अपने ब्लॉक में जहाँ पे कार्यरत हूँ। वहाँ जी करीब पूर्णतया मैंने सुरक्षित है, किसी भी नॉट इवन ए सिंगल पेशेंट जिसको एडमिट कराने की स्थिति आई हो। आपके माध्यम जी से मैं जरूर आम जनता कहना चाहूँगा कि ये टीका बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही सोच समझ के निकाली गई है, बहुत ही जांच पड़ताल के बाद निकाली गई है, और आप इसे जरूर लगवाएं। जी जी बहुत हमारे बहुत समाज के धन्यवाद। लोगों से गलतफहमी है, जी तो मैं इस गलतफहमी को दूर करते मैं कहूँगा कि पूर्णतया सुरक्षित है, आप लगवाएं। एक दो कंडीशन है जहाँ ये नहीं लगाई जा सकती, जैसे गर्भवती माताएं हैं, दूसरी आपकी कोई महिला बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन जैसे खून पतला करने वाली दवाएं चलती हैं, जैसे किसी को स्टेंट लगाते हैं एंजियोप्लास्टी करने के बाद, तो उसमें खून पतला करने की दवाएं होती हैं, तो इसलिए वहाँ ये 2-3 कंडीशन रहती हैं जहाँ ये नहीं देते हैं। और जी बारी जैसे हाइपरटेंशन हुई, कोमॉर्बिडिटी की हम बात कर रहे हैं, 45 से ऊपर वाली को ऊपर के उम्र के लोग हैं, तो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, किडनी डिजीज है, कार्डियक डिजीज है, इन सब में टीका पूर्णतया सुरक्षित है। तो जी हमारा बार बार ये निवेदन होगा कि ये टीका ही आज की तारीख में एकमात्र 100% महामारी को रोकने का उपाय है। सर एग्जैक्टली। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय कुमार नायक जी से भी इसी सवाल को, क्या ये महामारी रुकेगी, इससे कब कैसे छुटकारा मिलेगा, संक्षिप्त में सर आपका इसके ऊपर राय। हाँ, देखिए समय की कमी है कि गर्भवती महिलाओं पर जो है के लिए इसलिए भी रोक लगा रखा है क्योंकि जो टीका का विकास हो रहा था उस प्रक्रिया में गर्भवती महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, जो फैक्ट है। अभी वर्तमान में अमेरिका जैसे देशों में जो है गर्भवती महिलाओं पर परीक्षण चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे और गर्भवती महिलाएं भी टीका ले सकेंगी। दूसरा है क्या कि टीका कोई भी होता है तो उसकी एक साइंटिफिक प्रक्रिया होती है। नो डाउट कोवैक्सीन या कोविशील्ड या जो भी टीका है यह बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा ही विकसित किया गया है और उसके साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया है। हालांकि इसकी इफिकेसी रेट में जो है थोड़ी बहुत मामूली अंतर है, जैसे कोई अगर 81% है, कोई 90% है, कोई 78% है, तो लगभग सभी की जो है इफेक्टिवनेस समान है। और जहां तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यदि हम सचमुच में कोविड को हराना चाहते हैं या कोविड से समाज को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं तो समाज के या समुदाय के कम से कम 70% लोगों का टीकाकरण होना अनिवार्य है। यदि इससे कम टीकाकरण होता है तो फिर हम इसका सामना उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण ही एकमात्र वर्तमान में उपाय है और जब तक टीकाकरण नहीं हो जाता है हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसका भी अनुपालन करना चाहिए। अपने आप को मानसिक रूप से बचाए रखने के लिए अपनों से जुड़े रहने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंस के बजाय आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। सामाजिक रूप से आपस में एक दूसरे से जुड़े रहिए, बातचीत करते रहिए और सकारात्मक और संयम जीवन जीने का प्रयत्न कीजिए, तो इससे ही जो है आप इस समस्या से बहुत जल्द उबर जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उमेश चंद्र गोल सर से आज के विषय पर कंक्लूडिंग मैसेज लेना चाहूंगा। सर क्या संदेश देंगे संक्षिप्त में कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको? जी माइक ऑन कीजिए सर, माइक ऑन कीजिए। जी प्रदीप जी, इसमें मूल निवासी संघ ने राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान चलाया है कोविड-19 के लिए और इसमें हम लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम 2-3 सेमिनार करेंगे, उसी का एक पार्ट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और प्रांतीय स्तर पे भी कहा गया है कि आप लोग सेमिनार करिए गूगल मीट से या जो भी मीडिया पॉसिबल है, जूम से, गूगल से आप उसको करिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कहा गया है कि आप लोग इसको करिए और जो कार्यकर्ता इसको सुन रहा है, समझ रहा है, और हमने उसमें साफ साफ कहा है कि अगर 2 डॉक्टर के पैनल मिलते हैं, जो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं और मेडिसिन डॉक्टर हैं, इन लोग के सहयोग से जब आप चर्चा पर चर्चा करेंगे, उससे जो आप सीख रहे हैं तो समाज के बीच में जब जा रहे हैं अपने रिश्तेदार, नातेदार, मित्रों को टेलीफोन के माध्यम से उनको कन्विंस करिए कि भाई ये बीमारी से बचने का रास्ता टीकाकरण है और हमें थोड़ी सी व्यक्तिगत दूरी बना के रखनी है, 2 गज 3 गज जो भी दूरी बन सकती है रखनी है।
हमें अपने नाक को ढक के रखना, मुंह को ढक के रखना है बातचीत करते समय। घर में आप हैं, ठीक है। सैनिटाइजर आप जब बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर पानी साबुन आप नहीं लेके जाते, तो सैनिटाइजर का यूज बाहर करिए। घर में जब भी आप खाने पीने बैठते हैं, हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए। और कोई भी चीज छूते हैं जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तो आप इंश्योर करिए कि जब आप घर में आते हैं तो साबुन से हाथ जरूर धोइए। वो एक सबसे सुरक्षित तरीका है। इन सारी चीजों को आप बताइए और साथ साथ लोगों को प्रेरित करिए कि आप टीकाकरण जरूर कराएं। अगर आपको कोई भी शंका है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है कोविड का, वहां से भी बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, टेलीमेडिसिन चल रही है, टेलीमेडिसिन के भी आप जो है हेल्पलाइन आपके पास पड़े हुए हैं, उसको आप देख लीजिए, न्यूज़पेपरों में निकलते हैं। अपने साथियों से पूछिए, आपको कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीमेडिसिन से भी संपर्क करके वो जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करें मेडिकल स्टोर से लेके आप उसका प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। बेहतर हो अगर फिजिकली आप डॉक्टर से मिल सकते हैं तो आप उनसे मिल के चलिए। तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो इम्यूनाइजेशन के लिए, देखिए एक होता है हर्ड इम्यूनिटी, समूह का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, तो वो दो तरीके से होता है। नेचुरल रूप में क्या होता है कि मैं भी बीमार हुआ, आप भी बीमार हो गए, वो भी बीमार हो गए, वो भी बीमार हो गए, और सब लोग बीमारी से उभर गए, तो वहां एक इम्यूनिटी जनरेट हो गई। और दूसरा है कि हमने उसका टीकाकरण करने का, वैक्सीनाइजेशन करने का। तो इस समय टीकाकरण चल रहा है और टीकाकरण में हमको सहयोग करना चाहिए, भ्रम नहीं पालना चाहिए, और लोग बहुत पॉजिटिव वे में जाएं, टीके को लगवाएं। और कोई भी टीका लगाने के पास अगर कोई दिक्कत आती है, सर्दी जुकाम बढ़ जाता है, खांसी बढ़ जाती है, बुखार हो जाता है, तुरंत डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके दवा ले लें। अभी तो मैंने देखा कई लोगों को जो टीका लगवा के आए हैं, उनको पैरासिटामोल टैबलेट्स और कुछ टैबलेट्स जो है 2 दिन की खुराक को दे देते हैं कि हाँ अगर जरूरत हो तो आप इसको खाइएगा, नहीं जरूरत हो तो मत खाइएगा। इसलिए टीकाकरण के लिए मैं बहुत लोगों से निवेदन करूंगा कि बिना किसी खौफ के टीकाकरण कराएं, वैक्सीनेशन कराएं, स्वयं सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रहे, समाज को सुरक्षित रहे, राष्ट्र को सुरक्षित रहे। इसी तरह आप कोरोना पे काबू पा सकते हैं। अन्यथा अगर आप लगे रहेंगे है नहीं है, मुझे नहीं जाना, नहीं करना है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे और पूरा का पूरा चीज फेल हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को लगा देता हूं। आप सभी ने सुना। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप तीनों के साथ हमने जो चर्चा की है कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न मानसिक समस्याएं और उसके बारे में निर्माण जो भ्रांतियां है और उसका समाधान कैसे हो, इसके ऊपर कुछ हद तक हमने आज चर्चा की, लेकिन काफी सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई हैं। 1 सवा घंटे में सारी चीजों पर चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो पैनलिस्ट आज हमारे साथ उपलब्ध हुए, उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब हमें दिया और आशा है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, कार्यकर्ता देख रहे हैं, उन्हें उनके सवालों का जवाब मिला होगा। और भी कुछ बातें हो सकती है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। पुनः कभी हम इसी प्रकार का कार्यक्रम करेंगे और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ हम चर्चा भी करेंगे। मैं MNT न्यूज नेटवर्क की ओर से और हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनकी ओर से आप तीनों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमें समय दिया और आपके जो कीमती विचार हैं वो भी हमें हमारे दर्शकों के लिए, हमारे सभी जो सुनने वाले देखने वाले लोग हैं उनको आपने प्रबोधित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करें। जी साथियों, आज हम जो चर्चा कर रहे थे महत्वपूर्ण विषय पर थी। बहुत सारे मुद्दे उभर कर आते हैं, कुछ और भी संभ्रम हो सकता है, कोई सवाल हो सकते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके जो भी जानकारी आपके पास है इसके बारे में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उन सभी के बारे में हम पुनः ऐसे ही किसी सत्र में चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि रोज हम MNT न्यूज नेटवर्क पर लाइव कार्यक्रम करते हैं और रविवार के दिन आप पिछले 1 साल से आप पर्सपेक्टिव ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि पर्सपेक्टिव इस कार्यक्रम को अभी 1 साल हो रहा है, कुछ ही दिनों में उसको 1 साल होगा। लेकिन पर्सपेक्टिव कार्यक्रम को हम रोज
प्रत्येक रविवार को रात्रि 8:30 बजे के इसमें देख रहे थे, लेकिन अब ये पर्सपेक्टिव कार्यक्रम अब प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे होगा, क्योंकि इसके जगह हमने और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। वो है इंग्लिश जो वीकली हमारा शुरुआत किया है, वो इंग्लिश वीकली प्रत्येक रविवार रात्रि 8:30 बजे होगा, क्योंकि हमारे पास साथ जो खास करके दक्षिण भारत से जो साथी हैं और जो सदर्न इंडिया से अलग अलग राज्यों से जो साथी हैं, जो हिंदी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं या उसमें उनके साथ जानकारी लेना चर्चा करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए खास करके ये अंग्रेजी का वीकली कार्यक्रम हमारा शुरू हो गया है। इसमें देश विदेश के एनआरआईज भी जो है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के, वो भी उनकी भी आग्रह था कि इस प्रकार का कार्यक्रम आप शुरू करें। तो हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। पिछले जो एपिसोड आपने देखा, बहुत लोगों ने इसको सराहा इस एपिसोड को, और अब ये जो कार्यक्रम है रात 8:30 बजे होगा और पर्सपेक्टिव का कार्यक्रम सुबह 10 बजे प्रत्येक रविवार को होगा। तो इस बार पर्सपेक्टिव में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कल मूल निवासी गोला रमेश जी। आप हमारे साथ बातचीत करेंगे कल सरकारी कंपनियों का निजीकरण और उसका मूल निवासी बहुजन समाज पर असर, इस बारे में विस्तार से आप चर्चा करेंगे। आपका इसके ऊपर अध्ययन है, आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं सिंग्रोनी कॉलरी कंपनी लिमिटेड में और उपाध्यक्ष हैं SC/ST नेशनल इंटेलेक्चुअल फोरम के। इनके साथ कल सुबह 10 बजे हमारा ये कार्यक्रम होगा पर्सपेक्टिव का। आप इसके साथ लाइव जुड़िएगा और अपने साथी मित्रों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। और जो हमारा इंग्लिश वीकली का कार्यक्रम है प्रत्येक रविवार को 8:30 बजे होगा, तो पैनल डिस्कशन होगा इंग्लिश में। उसका कल का विषय है डॉक्टर अम्बेडकर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इट्स रिलेवेंस इन 21st सेंचुरी। विषय को पुनः एक बार देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इट्स रिलेवेंस इन 21st सेंचुरी। स्पीकर्स होंगे कल मूल निवासी डॉक्टर S उलगानाथन, असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गुरु नानक कॉलेज चेन्नई से, और मूल निवासी VM रविशंकर हमारे साथ कल होंगे, DEE है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से अनंतपुर से, और मूल निवासी डॉक्टर इंद्रजीत आल्टे हमारे साथ कल इस विषय पर बातचीत में शामिल होंगे। इकोनॉमिस्ट हैं और रिटायर्ड प्रिंसिपल है मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी औरंगाबाद से। तो साथियों, कल हमारे साथ जुड़िएगा कल सुबह 10 बजे पर्सपेक्टिव में और रात्रि 8:30 बजे इंग्लिश वीकली कार्यक्रम में। आपने हमारे कार्यक्रम देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय सदा।